हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, चार्ज कैसे डेवलप होता है ये भी बताया था, चार्ज कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है ये भी बताया था। ठीक है। अच्छा, पिछले टॉपिक में हमने एक चीज पढ़ी थी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का, तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स अपने मन से पहले यहाँ की चीजें आप नोट डाउन करते रहिए। आपके नोट्स जो होंगे पीडीएफ के फॉर्म में, मैंने जैसा कि बताया था कि 2-3 लेक्चर के बाद या हो सकता है कि इस पूरे चैप्टर के लास्ट में एक ही बार में सारा अपलोड हो जाएगा। ठीक है। ज्यादा बल्क नोट नहीं होगा, ये मत घबराइए कि एक ही बार में हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा, शॉर्ट नोट होगा, इफेक्टिव नोट होगा। ठीक है। तो चलिए कूलम्स लॉ के बारे में हम आज जानते हैं। अच्छा, हमने कल की क्लास में एक चीज तो पढ़ी थी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। ये कहानी आपने पिछले क्लास में पढ़ ली थी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। अब आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि आखिर ये जो रिपल्सन होगा या जो अट्रैक्शन होगा, चलिए हमने मान लिया कि रिपल्सन हो रहा है और अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये रिपल्सन और अट्रैक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा, मतलब ये कि मान लेते हैं कि एक Q चार्ज पॉजिटिव का हमने यहां पे रखा और एक Q चार्ज पॉजिटिव का हमने यहां पे रखा। ठीक है। Q चार्ज रखा हमने, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अब ये जो दोनों चार्ज हैं, ये दोनों चार्ज आपको पता है कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी कि ये वाला, इसको मान लेते हैं चार्ज 1 और इसको क्या मान लेते हैं हम, चार्ज 2। ठीक। तो ये वाला जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। 1 जो होगा 2 पे एक फोर्स लगाएगा, वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और उस फोर्स को हमने नाम दे दिया F21, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसीलिए फोर्स 2 1। ठीक है। अच्छा, वैसे ही जो सेकंड वाला होगा वो भी इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। अरे रिपेल करेंगे ना दोनों एक दूसरे को, तो ये वाला इधर फेंकेगा इसको और ये वाला इधर फेंकेगा, भागो यहां से। ठीक है। ये बोलेगा तुम भागो मेरे पास से, ये बोलेगा तुम भागो मेरे पास से। ठीक। चलिए, तो अब इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F12। इस फोर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, F12। अब बात ये है कि फोर्स तो लग गया, चलिए आपने देख लिया कि फोर्स के डायरेक्शंस भी आपको पता चल गया। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि वो जो फोर्स होगा कितना यूनिट होगा, कितना फोर्स होगा, किस फोर्स से, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 50 न्यूटन, 1 लाख न्यूटन, कितने फोर्स से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या जहां पे अट्रैक्शन की बात होगी वो अट्रैक्ट करेंगे। अमाउंट ऑफ फोर्स निकालने की अगर बात की जाए तो इसी को ध्यान में रखते हुए कूलम सर ने कुछ लॉज बताई। अब वो लॉज क्या है, कूलम्स लॉज क्या है। पहली बात कि इन्होंने बताया कि ये जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, समझिएगा इस बात को ध्यान से, क्या कहा था उन्होंने कि ये जो फोर्स लग रहे हैं, जितना भी फोर्स हो, अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, ये जो फोर्स लग रहा है ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा। लाइन ऑफ ज्वाइनिंग अब क्या होता है, व्हाट इज दिस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, बता रहा हूं। मतलब कि ये वाला जो इस पे फोर्स लगाएगा इस पे, वो इसी लाइन के, देखो मैंने यहां पे क्या ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया है, यानी कि ये दो जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। यानी कि ये वाला चार्ज इस चार्ज को इधर धक्का नहीं देगा,
ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर धक्का नहीं दे सकता है, इधर धक्का नहीं दे सकता है, इधर धक्का नहीं दे सकता है, इधर धक्का नहीं दे सकता है। किधर की तरफ धक्का देगा? along the line joining the two charges, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, वो कौन सी लाइन है? यही लाइन है ना, तो इसी के along। उसी तरीके से सेम ये वाला इसको इधर उधर नहीं, किधर नहीं फेंकेगा, किधर? उस लाइन के along रिपेल करेगा, यानी कि ना इधर ना इधर ना इधर और ना ही इधर। ठीक है, तो एक बात ये हो गई कि पहली बात कि द फोर्स एक्ट्स along the line joining the charges। चलो ये बात समझ में आ गई। अब क्लियर हुआ? दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी? दूसरी बात उन्होंने कही थी कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। छोटी सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि इन चार्जेस के प्रोडक्ट के फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितने बड़े चार्जेस होंगे, जितना ज्यादा अमाउंट का चार्ज होगा, उस पे फोर्स क्या लगेगा? उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक। तीसरी बात कूलम अंकल ने क्या कही थी? उन्होंने बताया था कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि ये जो फोर्स है ना सिर्फ इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, बल्कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पे भी डिपेंड करता है। और वो डिपेंड कैसे करता है? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ही फोर्स क्या होगा? कम होगा। बोलो सर ये मुझे कहीं याद आ रहा है, ये मुझे कहीं याद आ रहा है। बिल्कुल, ये सब कुछ आपने किस में पढ़ा है? ग्रेविटेशन में पढ़ा है। ग्रेविटी ग्रेविटेशन में पढ़ा। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ग्रेविटेशन से ये सारी चीजें रिलेटेड कैसे, थोड़ा बहुत याद आ रहा है। उसमें मास के क्या था? फोर्स जो था प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है कहानी? चलो, अब इससे मिलके एक फॉर्मूला बना। वो ये था कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को मिला के एक फॉर्मूला बन गया, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ गए ये कहानी? चलिए, अब प्रोपोर्शन के साइन को क्या किया गया? प्रोपोर्शन के साइन को इज इक्वल टू में बदलने के लिए, प्रोपोर्शन के साइन को इज इक्वल टू में बदलने के लिए क्या किया गया कि यहां पे एक कांस्टेंट लगाया गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस K को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसके को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए बच्चों? इसके पे आएंगे हम, इसके पे अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में बात करेंगे हम। सबसे पहले अभी थोड़ा सा इसका यूनिट तो आप बता ही सकते हो, इतना तो फिजिक्स आपने पढ़ ही लिया है कि इसका यूनिट आप बता दो। K की वैल्यू देखना, K का यूनिट कैसे निकलेगा। अगर आपको कुछ नहीं पता फिर भी आप K का यूनिट अभी निकाल सकते हो, इतना तो फिजिक्स आपने पढ़ लिया है। ये K इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा? F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अरे भैया, K इज इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। यही तो K की वैल्यू अगर सेपरेटली लाना चाहो तो इधर R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब देखो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। R क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो R स्क्वायर का क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। चार्ज का Q1 का क्या हो जाएगा? कूलम। और Q2 का भी क्या हो जाएगा? कूलम, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. गॉट इट? यानी कि अब दो फोर्सेस के बीच का दो चार्जेस के दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप निकाल सकते हो. इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. अगर यही मासेस के बीच में लगता था तो उसको हम क्या बोलते थे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते थे. इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. समझ में आ रही कहानी पूरी? जो किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और प्रोडक्ट स्क्वायर उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल. चलो अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आप चार्जेस की वैल्यूज बढ़ाते हो, मैग्नीट्यूड्स बढ़ाते हो, तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा. यहाँ पे एक कूलम का चार्ज है और यहाँ पे एक कूलम का चार्ज है. दोनों क्या है? पॉजिटिव है. तो ये दोनों जिस रेट से एक दूसरे को रिपेल करेंगे उससे ज्यादा ये दो कूलम वाले एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उससे ज्यादा फोर्स से. अच्छा, आप इसको ऐसे समझ लो ना कि दो छोटे छोटे मैग्नेट हैं. दो छोटे छोटे मैग्नेट के नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल को सटाओ और दो बड़े बड़े मैग्नेट के नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल को सटाओ. छोटे मैग्नेट का आसानी से सट जाएगा, लेकिन बड़े मैग्नेट में तुमको ऐसे क्या करना पड़ता है? मेहनत, जोर से लाना पड़ता है. ठीक है, तो वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है. ठीक. अच्छा, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं. डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. यानी कि जितना तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे, अगर मान लेते हैं कि ये कोई चार्ज है Q और यहाँ पे कोई चार्ज है Q, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है. चलिए अब एक काम करते हैं हम, इनके बीच का डिस्टेंस क्या कर देते हैं? Q, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? Q. इसी Q को हमने क्या कर दिया? 2R कर दिया. अगर यहाँ पे फोर्स F है तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? जरा बताइए. तो अगर डिस्टेंस दोगुना कर दिया हमने तो फोर्स कितना कम हो जाएगा? डिस्टेंस अगर दोगुना कर दोगे, अगर डिस्टेंस को आप दोगुना कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो फोर्स सबसे पहले तो बताओ कम होगा या बढ़ेगा? डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा? घटेगा. अब कितना गुना घटेगा ये कोई बताया मुझे? R का स्क्वायर है ना, पहले कितना था? R स्क्वायर. अब क्या करना पड़ेगा? 2R स्क्वायर. यानी कि ये 1/4. फोर्स कितना कम हो जाएगा? 1/4. देखो मैं ऐसे समझा रहा हूं इसको. डस्टर मेरा कहां गया? ये रहा. फैन बंद करके पढ़ाना पड़ता है, बहुत गर्मी होती है. पहले फोर्स कितना था? पहले फोर्स हो जाएगा KQ, इसको लिख लेते हैं हम Q1 और इसको लिख लेते हैं Q2. KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब फोर्स कितना हो जाएगा? K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन 2R का होल स्क्वायर. यानी कि अब ये हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन 4R स्क्वायर. हो जाएगा ऐसा ना? 2R का होल स्क्वायर. डिस्टेंस दोगुना हो गया, यानी कि 1/4 इंटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. देखो पहले जो फोर्स की वैल्यू थी ये थी ना, और अब फोर्स की वैल्यू 1/4 इंटू ये आ गया. यानी कि फोर्स कितना कम हो गया? 4 गुना कम हो गया. अगर डिस्टेंस को तुम आधा कर दो तो फोर्स कितना बढ़ जाएगा? फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा. तो ऐसे कुछ सवाल सब बुक में से खोज के कीजिएगा. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या मैंने बताया आपको? हाँ, ये जितनी चीजें आपको दिख रही हैं ये थोड़ा सा ग्रेविटेशन से रिलेटेड है कि नहीं है? ग्रेविटेशनल फोर्स से याद आ रहा है? उसमें F इज इक्वल टू क्या हुआ करता था? Q1 Q2 अपॉन M1 M2 अपॉन R स्क्वायर. ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा था ना? उसी तरीके से कूलम्स लॉ भी कुछ वैसा ही लग रहा है. तो आइए हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच के कुछ डिफरेंसेस को और सिमिलरिटीज को समझते हैं. पहले सिमिलरिटीज लिखते हैं. SIMILARITIES. सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स.
इन दोनों फोर्सेस के बीच की सिमिलरिटी क्या होती है। सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो सिमिलर होती है वो ये होती है कि दोनों क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, पहली बात। इनवर्स स्क्वायर लॉ, फर्स्ट बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि ये वाला F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये दोनों इस लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, दोनों इस लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, बोथ एक्ट along the CENTRE center of line joining। मैंने बताया था ना कि अगर दो मास भी है, ठीक है, ग्रेविटेशन में दो मास भी है तो ये दोनों को अगर रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा तो वो इस लाइन के अलोंग ही रिपेल या अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसी तरीके से चार्ज भी इस लाइन के अलोंग ही रिपेल या अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये दो इनके बीच की सिमिलरिटीज है। अब डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। डिफरेंसेस क्या है, कहां गया मेरा डस्टर, differences between electrostatic and gravitational forces। मैं टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए ऐसे लिख दिया हूं, ठीक है। पहला ELECTRO इलेक्ट्रोस्टैटिक force may be attractive repulsive but इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। यहीं पे तुम एक प्लस क्यू ले लो और यहाँ पे एक माइनस क्यू ले लो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव ही होगा। दो बॉडीज जिनके पास मास है वो एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगी, अट्रैक्ट ही करेंगी, कभी रिपेल नहीं कर सकती। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, ELECTRO इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम but gravitational force doesn't। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। देखो ये भी बात अगले लेक्चर में होगी कि दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर तुम दो चार्जेस को Q और Q सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, एक बार कहां पे रख दो, यहां पे ये वाला मीडियम, ये R है एयर में, ठीक है, और एक बार इन्हीं दो चार्जेस को कहां पे रख दो, Q और Q, Q1 Q2, Q1 Q2, यही डिस्टेंस R, और इस बार रख दो वाटर में, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इन दोनों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। यहाँ पे ये वाटर में रखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ अलग आएगा और वहां एयर में कुछ अलग आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। वो कैसे पता चलेगा, देखिएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1Q2/r², उसमें K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इस एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे वो हो गया R, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन, और इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये आगे की क्लास में और डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी आप इतना समझो कि ये इन दोनों मीडियम्स में अलग अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, भले चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन क्या हो, सेम हो। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को तुम कहीं पे भी ले जाओ, यूनिवर्स में ले जाओ, एयर में ले जाओ, वाटर में ले जाओ, यानी कि दो इतने बड़े बड़े ये दोनों मार्कर हैं, ये हवा में भी एक दूसरे को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे जितना कि पानी में, जितना कि स्पेस में, जितना कि पेट्रोल में, हर जगह इनका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगा। ठीक है। तीसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से बहुत ही ज्यादा बड़ी होती हैं। देखो कैसे, मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q1Q2/r², जहां पे K की वैल्यू किसके बराबर होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो Gm1m2/r², जहां पे G की वैल्यू आपको याद है क्या होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देखो यहां पे 9 × 10⁻9 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पे 6.67 × 10⁻11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है ना। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के रिस्पेक्ट में। तो ये इन यहां का क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और सिमिलरिटी हो गया। ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिएगा, आपने वेक्टर क्लास 11th में पढ़ रखा है। अच्छा, एक कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, याद आ गया तो बता दे रहा हूं। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ COULOMBS, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या होती है, कूलम्स लॉ कहां कहां पे लागू नहीं हो सकता है। मतलब कूलम्स लॉ, कूलम्स ने तो ये लॉ तो दे दिया, क्या लॉ दिया था कि the force, electrostatic force acting between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब समस्या ये है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और पहला लिमिटेशन ये होता है कि it can't be applied on moving charges। बोलो सर ये क्या है, मूविंग चार्जेस। ये मूविंग चार्जेस पे काम नहीं करता, यानी कि दो चार्ज अगर रेस्ट में होंगे तभी ये एग्जैक्ट फोर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा। अगर दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक्सपेरिमेंटली ये क्या किया गया है, देखा गया। ठीक है। दूसरी बात कि
कैन बी अप्लाइड ऑन पॉइंट चार्जेस। अब बोले सर पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज का मतलब होता है छोटा सा चार्ज। बच्चों समझो, छोटा सा नन्हा सा चार्ज। यानी कि आपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकालते हैं तो ग्रेविटेशनल, जैसे मान लेते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ पे एक बंदा कोई बैठा हुआ है यहां पे, ठीक है? तो हम अगर इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने जाए तो इस पूरे अर्थ के मास को एक जगह पे मान लेते हैं। कहां पे? सेंटर पे, पॉइंट पे। इसको भी क्या मान लेते हैं हम? कहीं पे पॉइंट मास इसका, और तब हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे काम करता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। ये पूरी जगह अगर मास बटा हुआ है तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी किस पे काम करता है? पॉइंट चार्ज पे काम करता है, पॉइंट चार्ज पे काम करता है। यानी कि चार्ज क्या है? बहुत छोटे होने चाहिए। चार्ज क्या होने चाहिए? बहुत छोटे होने चाहिए। अब देखो, चार्ज बहुत छोटे होने चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर कोई तुमको बोलता है कि तुम छोटे होने की डेफिनेशन दो, तो तुम छोटे होने की डेफिनेशन दे सकते हो क्या? तुम बोलोगे कि सर छोटा छोटा छोटा, चींटी छोटी होती है, चींटी छोटी होती है, तो चींटी के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन या एक एटम कितना छोटा होता होगा? ये बताओ, क्या एटम के रिस्पेक्ट में या एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में या एक सेल के रिस्पेक्ट में चींटी छोटी होती है क्या? तुम बोलोगे सर सेल छोटा होता है। सेल से भी छोटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो छोटे होने की डेफिनेशन एग्जैक्ट कुछ होती नहीं है। यह पूछा जाता है कि किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में। तो बता देता हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। CHARGES, charges must be smaller with respect to distance between them या separation between them। यानी कि दो बड़ी बड़ी भी चार्जेस हैं, तो इनके बीच का सेपरेशन अगर बहुत ज्यादा है तो इनको आप क्या कर सकते हो? पॉइंट मास में कंसीडर कर सकते हो। जैसे देखो, ये मार्कर है, यहां पे मैं इन दोनों के बीच का, अगर मान लेते हैं ये दो चार्ज बॉडीज हैं, इन दोनों के बीच पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने को कहूं तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है ही नहीं। लेकिन इस मार्कर को यहां पे रख दूं और एक मार्कर को ले जाके मैं रख दूं बहुत दूर, नॉर्थ पोल पे ले जाके रख दूं, तो क्या हो जाएगा? तब ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेंगे। समझ में आई बात? चलिए तीसरी बात, और बहुत इंपॉर्टेंट, the separation between the charges must be greater than nucleus, which is equal to 10 to the power minus 15 मीटर। यानी कि दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए कूलम्ब्स लॉ तभी अप्लाई होगा जब उनके बीच का सेपरेशन क्या हो? न्यूक्लियस डिस्टेंस से क्या हो? ज्यादा हो। यानी कि 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से वो सेपरेशन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। आपकी आंख की देखने की वो कैपेसिटी होती है ना कि इतने सेंटीमीटर के बाद आप नहीं देख सकते हो, वैसे ही अगर इस डिस्टेंस से और नजदीक लेके आओगे इन दो ऑब्जेक्ट्स को, तो उसके बाद उनके बीच में कूलम्ब्स लॉ अगर लगाने की कोशिश करोगे तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। चलिए, तो अब इसी में देखते हैं हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये कोई एकदम हार्ड टॉपिक नहीं है, यह बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है ये, बस इसको थोड़ा सा वेक्टराइज कर दिया गया। चलिए आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, जिनको कि R सेपरेशन पे क्या किया गया है? रखा गया है। R सेपरेशन पे इनके बीच में R डिस्टेंस देके R डिस्टेंस की दूरी पे इन दोनों को रखा गया है, ठीक है। तो इस Q2 पे ये Q1 क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा।
Q2 पे Q1 एक फोर्स लगाएगा जिसको हमने क्या बोल दिया, F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है, अब देखिए इस F21 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। अच्छा, अब F21 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, F21 का फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेरी गुड, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एकदम सही बात है, लिख सकते हैं। अब इसी चीज को, ये तो स्केलर हो गया ना, ये क्या हो गया, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर अभी लग रहा है हमको, क्योंकि इसमें ना डायरेक्शन दिया है ना कुछ दिया ही नहीं है। तो किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी टर्म को अगर वेक्टर बनाना है तो हमको अगर उस गिवन डायरेक्शन में हम उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाता है, वो वेक्टर बन जाता है ना। जैसे कि x कोई वैल्यू है, इसको हम i कैप से मल्टीप्लाई कर दे, x i कैप, यानी कि ये x डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा बताना कि इसमें वेक्टर टर्म कौन सा होगा, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये वाला, ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टर्म हो जाएगा। तो एक हम काम करते हैं, F21 को हम ऐसे लिख देते हैं, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12। ये फोर्स 21 किधर की तरफ लग रहा है, फोर्स 21 किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, यानी कि Q1 से Q2 की तरफ लग रहा है। तो मान लेते हैं कि जो Q1 का पोजीशन है वो R1 है, ऑरिजिन से, जैसे मान लेते हैं यहां पे एक ऑरिजिन बनाते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, यहां पे हमें कोई, ये ऑरिजिन है हमारा, और यहां से इसका ये पोजीशन क्या है, R1 है, और यहां से इसकी ये पोजीशन क्या है, R2 है। ध्यान से देखते जाइएगा। तो ये किधर से किधर की तरफ है, R1 टू R2 है ना, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, R1 कैप R12 का कैप, यानी कि अगर तुम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैग्नीट्यूड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता और डायरेक्शन क्या हो जाता है, मिल जाता है हमको। चलिए अब उसी तरीके से तब हम क्या लिख देंगे, सुनिएगा ध्यान से, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R1 के बदले यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई यूनिट वेक्टर है F कैप, तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर F अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ F, यही होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई R12 का मॉड, वेक्टर R12 इंटू R12 का मॉड। ये बात समझ में आई आपको, बोलो, ये बात समझ में आई। चलिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 इंटू R12, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मॉड किसके बराबर हो जाएगा, R12 का मॉड इस R के ही बराबर हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे अपॉन R स्क्वायर इंटू R। समझ में आई कहानी, यानी कि ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R12 अपॉन R का क्यूब। ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर, ये होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसी तरीके से अगर आपको F12 निकालना है तो ये हो जाएगा K Q1 Q2। अब देखो F12 है ना, यानी कि 1 का फोर्स, 1 पे फोर्स किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा 2 to 1, यानी कि R21 डिवाइडेड बाई R3, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब घबराने नहीं, R3 आ गया क्योंकि यहाँ पे वेक्टर एक R12 आया ना ऊपर, समझ में आ गई कहानी। तो इस तरीके से ये वेक्टर लॉ हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर को यहीं पे ड्रॉप करते हैं, आगे के लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और बहुत सारी बातें परमिटिविटी वगैरह की करेंगे। ठीक है, चलिए।